Welcome to Study IQ. I'm Amit Waridhi Kilor, and this is Laksh 2022 series for the UPSC prelims of 2022. इस सीरीज के अंदर हम पिछले 10 से 14 महीने के करंट अफेयर्स associated with the subjects of the polity, international relations, economics, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर और मैपिंग के करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इन सारे सब्जेक्ट से एसोसिएटेड जो भी पिछले 10 से 14 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और उनसे एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स हैं या उनसे एसोसिएटेड कोई और टॉपिक्स जो हैं, हम इस सीरीज के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य सीरीज में आपकी दिन में 2 क्लासेस होती है, एक शाम को 6 बजे आती है, 22 अप्रैल को वो स्टार्ट हुई थी, और एक सुबह 11 बजे आती है जो कि 25 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी। ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी आपकी 21 मई तक, यानी एक महीने के अंदर अंदर आप बेसिकली 2 क्लासेस के द्वारा पिछले पूरे के पूरे अप्रॉक्सीमेटली 1 साल के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं। इफ यू वॉच दीज क्लासेस एंड यूज द पीडीएफ्स टू रिवाइज देम और उसके साथ साथ उन्हीं टॉपिक से एसोसिएटेड कुछ अगर एमसीक्यूज कर लेंगे तो आने वाले प्रीलिम्स में आपका जो करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन हिट रेशियो है वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। With the diligence which we have prepared this series for you, I can probably assure you कि आपके 60 से 50 to 60% of the current affairs questions can be hit from this series. So, if you are a UPSC aspirant for this year, there is an easy way to prepare it. बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ को पढ़ना। अभी रिसेंटली एक स्पेसिफिकली आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सीबीआई से, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। कुछ स्टेट्स ने, द लेटेस्ट बीइंग द मेघालय स्टेट ने जनरल कंसेंट हटा लिया सीबीआई के लिए। व्हाट इज द जनरल कंसेंट, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एंड रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाया है टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ द ईडी सीबीआई डायरेक्टर्स अप टू 5 years। तो जरूरत पड़ेगी तो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है और जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उनके जो भी डायरेक्टर्स होते हैं उनका टेन्योर को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है सेंटर के द्वारा। एंड ऑब्वियसली विड्रॉल ऑफ जनरल कंसेंट फॉर द सीबीआई बाय द स्टेट्स। ये जनरल कंसेंट और स्टेट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में बात करते हैं। सीबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इट इज द मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बनी कैसे थी? 1963 के अंदर संथानम कमेटी, एक कमेटी थी, उसने रेकमेंड किया था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। संथानम कमेटी की रेकमेंडेशन पर बनती है सीबीआई, सेंटर की सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। लेकिन इसकी जो पावर है वो आती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 से। याद रखना कि दिल्ली की वजह से ये मत सोच लेना कि क्या सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से एसोसिएटेड है। दैट लॉ वाज मेड बाय बेसिकली ब्रिटिशर्स, 1946 में बना हुआ है। ठीक है, उस लॉ से पावर डिराइव करती है हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि पूरे के पूरे इंडिया में कहीं पर भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस और पेंशंस जो है वो इसका पेरेंट डिपार्टमेंट है, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इट इज ऑल्सो इनफॉर्मली कॉल्ड एज द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज। इसी चीज को कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है इनफॉर्मली। सीबीआई, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इट इज इजी टू आइडेंटिफाई अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो भी संविधान के अंदर दी गई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके अलावा सारी की सारी कोई भी नहीं है। हाँ, स्टैट्यूटरी बॉडी में जो होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। स्टैट्यूटरी बॉडीज वो होती हैं जो कि पार्लियामेंट ने लॉ के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, लॉ के द्वारा अगर कोई बनाई है तो उसको कहेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी। अब यूपीएससी कभी कभी क्वेश्चंस पूछता है कि किसी भी पर्टिकुलर बॉडी को देके उसका स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी या फिर नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी। नॉर स्टैट्यूटरी का मतलब ये हुआ कि ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन के द्वारा, 3 तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस बन सकती हैं, इंस्टीट्यूशंस बन सकते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, दैट्स सेटल्ड, वो फिक्स है, उसमें कोई कंफ्यूजन होने की संभावना नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, हेंस इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यूपीएससी को कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देन देयर आर सर्टेन बॉडीज जिसको बेसिकली पार्लियामेंट एक लॉ के द्वारा बना सकता है, जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, एनएचआरसी जो है वो एक बॉडी है, लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर लॉ एग्जिस्ट करता है जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है। 2 तरीके हो गए बॉडी, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, नई ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के। तीसरा होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट ऑर्डर इशू करती है कि ऐसी कोई बॉडी होनी चाहिए। सीबीआई ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, ना ही इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक लॉ से बनाया गया है। ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन के द्वारा बनाई गई थी। तो जब भी कभी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो नीदर इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। क्यों? क्योंकि ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनी थी। पावर्स ऑब्वियसली ये एक लॉ से डिराइव करती है, दैट इज द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ द 1946।
अब बात करते हैं जनरल कंसेंट की क्या बात होती है। जो ये लॉ है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946, ये कहता है कि किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने से पहले, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है, तो कभी कभी वो राज्य सरकारों में, राज्यों में भी तो क्राइम, अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब भी कहीं पर इन्वेस्टिगेशन करेगा तो राज्यों में ही जाना पड़ेगा। तो जब राज्यों में, राज्य सरकारें जो हैं, क्योंकि हमारे यहां पर फेडरल गवर्नमेंट है, राइट, पावर्स डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट के बीच में। जब भी सीबीआई, जो कि एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, किसी भी स्टेट में जाती है किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो मैंडेटरली है कि उसे स्टेट से कंसेंट लेना पड़ता है। व्हाई? क्योंकि पुलिस बेसिकली इज दैट काइंड ऑफ अ डिपार्टमेंट जो कि स्टेट के अंडर होता है। शेड्यूल 7 के अंदर जो लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, उसमें सेकंड स्टेट लिस्ट के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर दिया गया है, वो राज्य सरकारों के हाथ में होता है। तो जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने जाती है स्टेट्स में, उन्हें मैंडेटरली कंसेंट लेना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट से। द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू सीबीआई कैन बी ऑफ टू टाइप, केस स्पेसिफिक और जनरल। या तो पर्टिकुलर केस को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं तो सीबीआई वाले जो ऑफिसर्स हैं वो स्टेट ऑफिसर्स को बेसिकली आइडेंटिफाई करेंगे, दिल टेल कि हम इस पर्टिकुलर केस के लिए आ रहे हैं, दिल गेट ए परमिशन कि ठीक है आप इस केस के लिए जो भी आप करना चाहते हैं करें। या फिर एक जनरल कंसेंट दे दिया जाता है सीबीआई वालों को, जो कि स्टेट्स इन जनरल दे के रखती हैं। यू हैव द जनरल कंसेंट, आप सीबीआई हो, आप किसी भी केस के लिए इन्वेस्टिगेट करने आते हैं तो आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। ऐसे में जब कोई सीबीआई ऑफिशियल उस स्टेट के अंदर एंटर करता है तो उसके पास वो सारी पावर्स होती हैं जो कि पुलिस के पास होती है। ही वुड बी कंसिडर्ड अ पुलिस ऑफिसर। अब जनरल कंसेंट गिवन बाय द स्टेट्स टू सीबीआई, बेसिकली ये इन्वेस्टिगेशन को, करप्शन की अगर कोई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज होते हैं स्टेट के अंदर, उनके अगेंस्ट कोई भी करप्शन के केसेस है तो सीबीआई बड़ी आसानी से उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। रिसेंटली व्हाट इट हैज बीन सेन कि सेवरल स्टेट्स हैव विथड्रॉ दिस जनरल कंसेंट। इस समय टोटल 9 स्टेट्स हैं। सबसे पहले मणिपुर ने 2015 में हटाया था, द लेटेस्ट वन इज मेघालय। बीच में वेस्ट बंगाल ने भी बेसिकली जनरल कंसेंट हटा लिया था कि सीबीआई का जो जनरल कंसेंट है इन्वेस्टिगेशन करने का, उसको हम हटा रहे हैं। इसके इंप्लीकेशन क्या होते हैं? इसके इंप्लीकेशन ये होती है कि सीबीआई को अब हर बार किसी भी केस से एसोसिएटेड जब भी उन्हें कुछ करना पड़ता है, जैसे कि कहीं पर किसी से पूछताछ करनी है, कोई इंटेरोगेशन करनी है, कहीं पर सर्च करनी है, अब जनरल कंसेंट होता तो दे डोंट हैव टू टेक परमिशंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी अप्रूव्ड कि आप कीजिए इन्वेस्टिगेशन। बट अब जनरल कंसेंट जब स्टेट गवर्नमेंट हटा लेती है तो सीबीआई के जो ऑफिशियल्स हैं वो जैसे ही उस स्टेट बॉर्डर के अंदर एंटर करते हैं, उनके पास कोई भी पावर नहीं होती है। अब वो कोई भी काम, छोटे से छोटा काम, सर्च से, इंटेरोगेशन से, किसी भी चीज से कोई भी रिलेटेड काम होगा, उनको हर काम के अंदर स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। मोर इंपॉर्टेंटली, सीबीआई नाउ कैन नॉट रजिस्टर एनी फ्रेश केस इन द स्टेट, बल्कि उनको प्रायर कंसेंट चाहिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही काम करते हैं, तो जैसे सपोज करते हैं वेस्ट बंगाल ने अभी जनरल कंसेंट हटा रखा है, तो वेस्ट बंगाल में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके ऊपर कोई करप्शन चार्जेस लग गए, लेकिन अब क्योंकि जनरल कंसेंट नहीं है तो सीबीआई उसके अगेंस्ट केस रजिस्टर नहीं कर सकती। करेगी तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। दे विल हैव टू सीक कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसके ऊपर करप्शन के चार्जेस है, वी वांट टू फाइल अ केस अगेंस्ट दिस पर्सन। स्टेट गवर्नमेंट करे या ना करे, मतलब कि हर छोटे छोटे काम के लिए अब उनको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। जिस स्टेट गवर्नमेंट ने ये जनरल कंसेंट हटा लिया है सीबीआई को। सीबीआई ऑफिसर्स लूजेस ऑल पावर्स ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन अ स्टेट अनलेस स्टेट गवर्नमेंट ने उनको वो पावर दे रखी हो। नहीं दे रखी तो बेसिकली ही इज ए ऑर्डिनरी पर्सन। सीबीआई जो केसेस रजिस्टर्ड बिफोर कंसेंट, ऑब्वियसली देखिए, अब जैसे मेघालय ने 2022 में जनरल कंसेंट को विड्रॉ किया है, लेकिन कुछ हो सकता है कुछ केसेस हो जो कि सीबीआई ने पहले से रजिस्टर किए हो, उनके लिए ऑटोमेटिकली कंसेंट है। ऐसा नहीं है कि उनको भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता है। सीबीआई की जो जुरिस्डिक्शन है वो देश में कहीं पर भी, भारत में कहीं पर भी, पूरी की पूरी सीबीआई की जुरिस्डिक्शन कहीं पर भी होती है। स्टेट पुलिस की स्टेट पे लिमिटेड है, तो महाराष्ट्र पुलिस की जो जुरिस्डिक्शन है वो महाराष्ट्र के लिए लिमिटेड है, हरियाणा की हरियाणा के लिए। बट सीबीआई की जो जुरिस्डिक्शन होती है वो पूरे के पूरे इंडिया में ही है, विच इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल फ्रॉम द स्टेट वेयर जनरल कंसेंट हैज बीन विड्रॉन। अब कंसेंट डज नॉट अप्लाई टू द केसेस वेयर इंडिविजुअल हैज बीन कॉट टेकन ब्राइब रेड हैंडेड। ये थोड़ा सा न्यूएंस है जो कि यूपीएससी पूछने की कोशिश नहीं करेगा। इट कैन ओनली आस्क अबाउट द विड्रॉल के जो कॉन्सेप्चुअल आइडियाज है वो पूछा जा सकता है। कंसेंट पहले भी विड्रॉ किया था 2015 में, 1998 में कर्नाटका ने कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई कैन इन्वेस्टिगेट क्राइम एनीवेयर इन इंडिया विदाउट स्टेट कंसेंट, लेकिन उसके बावजूद भी
इन जनरल अभी भी इस बात के ऊपर एम्बिग्युइटी बनी हुई है कि अगर सीबीआई या स्टेट अगर जनरल कंसेंट को हटा लेती है तो क्या सीबीआई वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है या नहीं कर सकती है। सो दिस डिबेट इज स्टिल गोइंग ऑन। तो वेस्ट बंगाल ने जब जनरल कंसेंट हटाया था तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने बेसिकली ये ऑर्डर दिया था कि सीबीआई कैन इन्वेस्टिगेट इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जो उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट, वो केस सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है, लेकिन अगर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसको माने या ना माने, दैट डिसीजन इज स्टिल टू बी कम। यू फोकस ऑन व्हेन दिस न्यूज कम्स, आपको बेसिकली जनरल कंसेंट के कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। आप इस समय इंडिया का जो मैप देख रहे हैं वो बेसिकली जनरल इलेक्शंस 2019 का है। आप ये बात जानते होंगे कि भारत जो है वो 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। अब अगर इस मैप के अंदर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज का साइज अलग अलग होता है। आप इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखिए, इसका एरिया बहुत ही ज्यादा है। अगर मैं देखूं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के कॉन्टेक्स्ट में, इसका मतलब बेसिकली अगर आप देखें इस पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो एरिया है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। हमारे देश के अंदर जो लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन के अंदर हमें लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने हैं जो कि हैं टोटल 543, जिनके ऊपर जो कि इलेक्शंस लड़कर आते हैं। ये जो लोग होते हैं ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं उनका एरिया अलग अलग होता है, यानी कि जो ये डिसीजन है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी बड़ी होनी चाहिए, उसके अंदर क्या पॉपुलेशन होनी चाहिए, ये किसी के द्वारा लिया जाता है। दैट प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसीज उसको कहते हैं डीलिमिटेशन कमीशन। रिसेंटली न्यूज थी कि जो डीलिमिटेशन कमीशन है उसने प्रपोज किया है कि जम्मू एंड कश्मीर के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो मैप थे उसके अंदर कुछ मेजर चेंजेस होंगे, एंड हेंस दिस न्यूज एक्चुअली केम स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द डीलिमिटेशन कमीशन। डीलिमिटेशन कमीशन या बाउंड्री कमीशन, इसको बनाते हैं डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के तहत। डीलिमिटेशन यानी बाउंड्री, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को डिसाइड करने का एक प्रोसेस। देश के अंदर 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनना है, उनके लिए वोटिंग होनी है। अब जो वो वोटिंग होती है वो होती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज के द्वारा। ये किस कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या बॉर्डर है, किस कॉन्स्टिट्यूएंसीज का क्या एरिया है, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कितने लोग रहते हैं, इस बात का जो डिसीजन है ये लिया जाता है डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। इसका पर्पस होता है टू रीड्रॉ बाउंड्रीज ऑफ वेरियस असेंबली एंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड ऑन द सेंसस के बेसिस पे। द आइडिया हियर इज दैट कि यूजुअली ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस बेसिस पर डिवाइड की जाती है कि इन जनरल 543 की 543 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इक्वल पॉपुलेशन हो। इसीलिए हर सेंसस के बाद, टेक्निकली जो थ्योरी ये है कि हर सेंसस के बाद डीलिमिटेशन कमीशन दोबारा से हम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो मैप है वो बनाएगा, ताकि ये इस बात को इंश्योर किया जा सके कि एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैव इक्वल नंबर ऑफ पीपल रिलेटिवली। ऐसा बहुत हार्डकोर नहीं है, बट किसी में 10 लाख हैं तो किसी में दूसरे में 9 लाख हो सकते हैं, तीसरे में 11। ऐसा नहीं हो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लाख हो और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 1 करोड़ लोग। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। मोर और लेस बेसिकली इक्वालिटी के नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि भाई 543 लोगों को चुनना है, सो एवरीबडी शैल हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। 543 लोगों को चुना है तो उस हिसाब से देखा जाए तो 20 लाख लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है पार्लियामेंट में, तो हेंस कॉन्स्टिट्यूएंसी को इक्वल रखा जाने की कोशिश की जाती है। और वो ऑब्वियसली हर सेंसस के बाद पॉपुलेशन चेंज हो जाती है, तो इसीलिए हर सेंसस के बाद एक नया डीलिमिटेशन कमीशन नई बाउंड्री सेटअप करता है कॉन्स्टिट्यूएंसी की। आर्टिकल 82 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि पार्लियामेंट को एक लॉ बना देना चाहिए डीलिमिटेशन एक्ट के लिए हर सेंसस के बाद। ऐसा होता नहीं है, मतलब कि उसको अभी मैं बताता हूं इसके बारे में कि क्या है, हर बार नहीं होता है। आर्टिकल 170 स्टेट्स आल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। स्टेट में विधानसभा इलेक्शन होते हैं, उसमें विधानसभा इलेक्शन के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिक्लेरेशन होती है। ये दोनों की दोनों अलग अलग होती हैं। जैसे कि लोकसभा इलेक्शन में आप देखेंगे तो हरियाणा का अगर हम एग्जांपल दें तो वहां पर टोटल पूरा हरियाणा 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया हुआ है। लेकिन जब विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं, तो पूरा हरियाणा को 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है, क्योंकि वहां पर 90 एमएलएस को इलेक्ट करना होता है। ये सारी की सारी स्टेट्स के साथ इसी प्रकार से होता है। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो वहां पर 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज
80 MP इलेक्ट होते हैं तो 80 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया है, और जब विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तो वहां पर 403 MLA इलेक्ट होते हैं तो 403 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। तो यानी कि एक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी होती है और एक विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी होती है। आर्टिकल 82 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए है। आर्टिकल 82 कहता है कि पार्लियामेंट को एक डिलिमिटेशन एक्ट खुद बना देना चाहिए। आर्टिकल 170 ये बताता है, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करता है, कि वो डिलिमिटेशन कमीशन स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी डिफाइन करेगा। डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कि जो ये बाउंड्री बनाएंगे उसको बेसिकली चैलेंज नहीं, ये नहीं कर देगा कुछ गलत कर दिया सही कर दिया। व्हेन इफ दे हैव टेकन अ डिसीजन कि इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी, सो दैट इज बेसिकली फाइनल, उसको उसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं है, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं करेगा। डिलिमिटेशन कमीशन ऑर्डर्स आर लेस्ड बिफोर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इन पर मॉडिफिकेशंस नहीं किए जा सकते हैं हाउसेस के द्वारा। प्रेसिडेंट एंड वर्क्स इन द कोलैबोरेशन बाय द इलेक्शन ऑफ कमीशन इंडिया। तो जो ये डिलिमिटेशन कमीशन है, जिसका ये उद्देश्य है, जिसका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं लोकसभा की और विधानसभा की, उसका क्या एरिया होना चाहिए और उसमें क्या पॉपुलेशन होनी चाहिए, इस चीज को डिसाइड करते हैं। इसको प्रेसिडेंट सेटअप करता है एक लॉ के तहत जो कि पार्लियामेंट ने बना रखा है, और ये जब बना देते हैं तो वो फाइनल होता है, उसके ऊपर कोर्ट के अंदर कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ना ही उसको पार्लियामेंट के अंदर किसी प्रकार का चेंजेस किया जा सकता है। ये यूजुअली डिलिमिटेशन कमीशन काम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। ऑब्वियसली मतलब हु एल्स विल, ये तो लॉजिकल वाली बात है। डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं। भाई अगर हरियाणा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिफाइन करनी है तो वहां के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स को ले लिया जाएगा। दैट इज द सिंपल आइडिया। फर्स्ट डिलिमिटेशन ऑब्वियसली नॉट सरप्राइजिंग 1950 में हुई थी। उस समय इलेक्शंस कराने थे, तो इलेक्शंस तभी तो होंगे जब पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड होंगी। 1952 में एक नया एक्ट बनाया गया, डिलिमिटेशन एक्ट। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि डिलिमिटेशन एक्ट जब बनाया गया था तो उद्देश्य ये था कि एक सेंसस होगा, हर सेंसस के बाद एक डिलिमिटेशन एक्ट बनेगा और डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा और नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन जाएगी। लेकिन हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन नहीं हुई है। 1981 के सेंसस के बाद नहीं हुई है, 1991 के सेंसस के बाद में नहीं हुई है। अब तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बने हैं, 1952, 62, 72 और 2002 में। डिलिमिटेशन वाज सस्पेंडेड बाय गवर्नमेंट आफ्टर 2001। एक लॉजिक है, रीजन है, सुनने के ध्यान से सुनने की समझ कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश कीजिए। डिलिमिटेशन ये डिसाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी किस प्रकार से बनेगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी किस प्रकार से बनेगी, कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कितने लोग होंगे। अब यहां पे भारत में कई फैमिली वेलफेयर या फिर बेसिकली फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, जिसमें बेसिकली कोशिश की जाती है कि जितने कम बच्चे पैदा करें उतना बेसिकली आपकी फैमिली के लिए अच्छा है, ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। नाउ इमेजिन जिस पॉपुलेशन के पास, अगर यहां पर एक पॉपुलेशन है जो कि बच्चे कम पैदा करना स्टार्ट कर देती है, तो उनको टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूएंशियली नुकसान हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी वो तो पॉपुलेशन के बेस पर बननी है, तो जितने भी ज्यादा बच्चे होंगे बेसिकली फायदा हुआ पॉलिटिकल पार्टीज को। सो टू एंश्योर कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो नुकसान ना करें, 2026 तक डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया गया कि अभी जैसे डिलिमिटेशन हो रखी है ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, यही रहेगी। आप फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स पर ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए कि समाज ये समझे कि बेसिकली बच्चा 1 या 2 ही होने चाहिए। 2026 के बाद डिलिमिटेशन होगी। अगर ये हर सेंसस के बाद होती रहती, सो देयर वुड बी सेवरल सेक्शंस ऑफ द स्टेट, या कुछ स्टेट्स होती जो कि बेसिकली फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में सक्सेसफुल नहीं हो जाती। वाई? क्योंकि सबका ये फोकस रहता कि अगले साल जब अगले 10 साल के बाद जब सेंसस होगा, तो अगर पॉपुलेशन कम हुई तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में या फिर वोट बेस में घाटा हो जाएगा। इस वजह से इस समय 2026 तक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको फ्रीज कर दिया गया है, और इंडियन लॉ कहता है कि 2026 के बाद जो सेंसस होगा उसके बाद अब डिलिमिटेशन की जाएगी, यानी 2031 में सेंसस होगा और उसके बाद एक नया डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, और तब जाके नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज और उनके अंदर जो पॉपुलेशन है उनकी बाउंड्रीज को डिसाइड करेगा डिलिमिटेशन कमीशन। एक न्यूज आई है सीवीसी से एसोसिएटेड, 42 केस उन्होंने फ्लैग किए 10 रेलवेज के नॉन कंप्लायंस। बेसिकली उन्होंने जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उन्होंने रेकमेंड किया करप्ट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट कुछ एक्शंस, एंड देन दे रियलाइज कि बेसिकली द रेलवेज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस या अदर जो भी बॉडीज हैं उन्होंने उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एसके संथानम कमेटी के रेकमेंडेशन पर बना था। बाय द वे, जस्ट वी टॉक्ड अबाउट सीबीआई, सीबीआई किसकी रेकमेंडेशन के ऊपर बना था? सोचो, सीवीसी जो होता है उसका भी बेसिकली वही पर्पस है, टू सी इन्वेस्टिगेट द एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट सर्टेन ऑफिशियल।
देखो, सीबीआई, सीवीसी और लोकपाल, ये तीनों के तीनों वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या वो बॉडीज हैं जो कि बेसिकली करप्शन, ऑफिशियल्स के अंदर जो करप्शंस होती है उनको देखती है। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये सेंट्रल एम्प्लॉइज है, उनके अगेंस्ट जो करप्शन के चार्जेस होते हैं उनको करती है। देन ये क्रिमिनल केसेस को भी बेसिकली हैंडल करते हैं। सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन के केसेस को हैंडल करता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉइज को। लोकपाल के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो ये प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स जो होते हैं, एमपीज जो होते हैं, उनके अगेंस्ट भी जो करप्शन केसेस होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने की पावर रखता है। सी सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इसके अंदर होते हैं। ऑब्वियसली इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सिलेक्शन कमिटी। सिलेक्शन कमिटी के अंदर कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और यूनियन होम मिनिस्टर। ये तीनों लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन होगा। इसका टेन्योर है 4 साल का, एंड 65 साल तक का नहीं, 65 साल उनकी रिटायरमेंट एज है। बेसिकली या तो 4 इयर्स का टर्म पूरा हो जाए या और 65 इयर्स। यहां पर ये देख के मत बोलो सर 65 साल तक सीवीसी बनता है क्या? एक आदमी बन जाए और उसके बाद 65 साल तक सीवीसी रहेगा वो? नो 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 नो। यूजुअली द पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज, जो भी सीवीसी के ऑफिशियल होते हैं, कमिश्नर्स जो होते हैं, वो अपॉइंट जब होते हैं तो उनका टेन्योर है 4 साल का, या फिर बेसिकली 65 साल, इसमें से जो भी पहले हो जाए। तो अगर कोई आदमी 60 साल का बन गया तो 64 साल तक रहेगा। अगर आदमी कोई 63 साल का बना था तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक रहेगा, क्योंकि 65 साल के बाद उसको रिटायरमेंट लेनी पड़ जाएगी। रीअपॉइंटमेंट नहीं होती है। रिमूवल बाय प्रेसिडेंट, सिर्फ प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट, ये छोटे, इसकी कोई खास पर्पस की बात नहीं है हमारे पास। दैट इज पर्टिकुलर रिलेटेड टू द सीवीसी। सीवीसी एक इंपॉर्टेंट करप्शन से रिलेटेड बॉडी है। आज का होमवर्क दे देता हूं पहले ही। सीबीआई, सीवीसी और लोकपाल, ये तीनों के तीनों चैप्टर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर आते हैं। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ये तीनों के तीनों चैप्टर्स को पढ़ना है और इन सब के बीच में डिफरेंस देखने हैं कि सीवीसी, सीबीआई और लोकपाल ये सब के सब ऑफिशियल्स के अगेंस्ट करप्शन के केसेस हैंडल करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन देम? ऑल थ्री आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, लेकिन लोकपाल जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडीज है, सीवीसी जो है वो भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन सीबीआई जो है वो नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये भी बात ध्यान रखना, नोट्स में लिख लेना। गवर्नमेंट ने रिसेंटली आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है वो नागालैंड, असम और मणिपुर के कुछ एरिया से हटा दिया। अगर हम नक्शे में देखेंगे, हमें वी विल नॉट नीड द मैप ऑफ इट, हाँ ज्योग्राफी के हिसाब से आप कुछ इंफॉर्मेशन इसके अंदर से कलेक्ट कर सकते हैं कि अफस्पा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, कहाँ का पार्शली हटा दिया गया है, कहाँ का फुली लिफ्ट कर दिया गया है। नेवरदलेस, सो द न्यूज इज दैट कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, उन नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स में से नागालैंड, असम और मणिपुर के कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में से अफस्पा नाम का, अफस्पा बहुत ही कंट्रोवर्शियल लॉ है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट नाम का जो लॉ है वो कई जगहों से हटा दिया गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें, नागालैंड 3 डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीटली हटा दिया है और 4 डिस्ट्रिक्ट से पार्शियली हटा दिया गया है। मतलब कि 25% ऑफ द स्टेट, नागालैंड इतने सालों से अफस्पा, उस पूरे नागालैंड पर अफस्पा लगा हुआ है, इस समय 25% ऑफ द एरिया से बेसिकली हटा लिया गया है। सिमिलरली मणिपुर में से पार्शियली लिफ्टेड फ्रॉम 6 डिस्ट्रिक्ट, बाकी उसमें और एप्लीकेबल है। असम में 23 डिस्ट्रिक्ट्स में से फुली हटा लिया है, 9 में अभी भी बचा हुआ है। सो सवाल ये है, मुद्दा सिंपल समझने का है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से कई सारी स्टेट्स पर एक लॉ लगा हुआ है जिसको कहते हैं अफस्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। रिसेंटली कई जगहों से वो कई डिस्ट्रिक्ट से हटा लिया गया है। क्यों ये लॉ कंट्रोवर्शियल है और अब हटाने की वजह से बेसिकली हम एक बार अफस्पा के बारे में समझ लेते हैं। 1958 में बना था ये लॉ, अफस्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स। नाम में बेसिकली सारी बात है, यानी मिलिट्री आर्म्ड फोर्सेस जो होती है उनको कुछ स्पेशल पावर्स प्रोवाइड करता है ये। इट गिव्स स्पेशल पावर टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड इन द इन्वर्टेड कॉमर्स, इन द डिस्टर्ब्ड एरिया। लॉ एंड ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो जो काम है वो पुलिस का होता है, आर्मी का नहीं, मिलिट्री का नहीं होता है लॉ एंड ऑर्डर का। अभी रिसेंटली राजनाथ सिंह जी, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि मिलिट्री और द आर्मी हैज नथिंग टू डू विद द लॉ एंड ऑर्डर इन दी कंट्री, इनसाइड दी कंट्री। मिलिट्री का काम है भारत को एक्सटर्नल फोर्सेस से डिफेंड करना, ये फैक्ट है। अफस्पा एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जहां पे लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा लोकल पुलिस को ना देके आर्मी या मिलिट्री या आर्म्ड फोर्सेस को दे दिया जाता है। सो इस एरिया में जहां पे हम बात करें, जहां जहां भी अफस्पा लगा हुआ था, यहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर था उसको पुलिस नहीं हैंडल करती थी, उसको आर्मी और मिलिट्री हैंडल करती थी।
दिस इज इन जनरल नॉट अ गुड सिचुएशन फॉर द लोकल पॉपुलेशन इन जनरल। चलिए, अब ये डिस्टर्ब्ड एरियाज में, जहां कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जहां पे टेररिज्म बहुत ज्यादा हो जाता है, सेक्सेशनिज्म बहुत ज्यादा हो जाता है, अलग होने की जो अलगाववाद जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे समय में नॉर्मल पुलिसिंग उन चीजों को हैंडल नहीं कर सकती। इन डिस्टर्ब्ड एरिया होते कहां है, कौन से डिस्टर्ब्ड एरिया? बेसिकली अफ्स्पा के अंदर ही सेक्शन 3 है, लॉ के अंदर सेक्शन 3 है। एन एरिया कैन बी कंसीडर्ड डिस्प्यूटेड ड्यू टू डिफरेंस ऑफ डिस्प्यूट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, रीजनल ग्रुप। जब किसी भी 2 मेजर 3-4 मेजर ग्रुप्स के बीच में कहीं पर रहने वाले मेजर कोई डिस्प्यूट हो, उसकी वायलेंस होने की संभावना हो, तो उसको प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं कि दिस इज ए डिस्टर्ब्ड एरिया, विच मीन्स कि ये जिस जिस स्टेट में अभी लगा हुआ है और जिन जिन डिस्ट्रिक्ट से हटाया गया था, दोज डिस्ट्रिक्ट्स वर वंस डिक्लेयर्ड एज ए डिस्टर्ब्ड एरियाज। It is invoked in place where used of armed forces in the aid of the civil power is necessary। जरूरत है मिलिट्री की, आर्मी की जरूरत है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं, वो एक नोटिफिकेशन के द्वारा किसी भी एरिया में लगा सकते हैं, बेसिकली अफ्स्पा। यूजुअली इसकी एनफोर्समेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट को भी ये पावर दी है, ठीक है। एन एरिया डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब्ड एरिया हैज टू मेंटेन स्टेटस क्वो फॉर मिनिमम 6 months। अब यूजुअली किसी भी एरिया को जब डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है और वहां पर अफ्स्पा लगाया जाएगा, तो हटाने का प्रोसेस ये है कि पहले देखेंगे कि पिछले 6 महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, पिछले 6 महीने तक परमानेंट परफेक्ट पीस है, ठीक है, तो मान लिया जाएगा कि ये अब डिस्टर्ब्ड एरिया से हटाया जा सकता है। और एक बार अफ्स्पा लगाने के बाद उसकी कोई मैक्सिमम ड्यूरेशन नहीं होती है, वो कितने भी दिनों तक लगाया जा सकता है, और कई सारी स्टेट्स में कई कई डेकेड्स तक भी लगा रहता है। एक्चुअली में ये आइडिया आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अफ्स्पा को एक ड्रैकोनियन लॉ कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये आइडिया था ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस किया था 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। देयर वाज अ लॉजिक। क्यों? क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, एक जगह वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है, मतलब कि वॉर है। सो ब्रिटिश इंडिया वाज एट वॉर, और उस समय जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थी वो रिवोल्ट कर रही थी, कंट्री के अंदर ही इंटरनली रिवोल्ट कर रही थी। तो उन्होंने एक लॉ लाया, बोले कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस। यूजुअली ऐसा इसका मुद्दा ये होता है कि बेसिकली बिना ट्रायल के किसी को भी बेसिकली जेल के अंदर डाल सकते हैं। फर्स्ट स्टेट विच इम्पोज्ड अफ्स्पा वाज असम इन नागा हिल्स विच वर पार्ट ऑफ द असम ड्यूरिंग द टाइम। तो 1942 में सीधा सबसे पहले असम में लगा दिया गया। पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहां पर अफ्स्पा लगा था, लेकिन उसके बाद वहां से हटा दिया गया। अब इस समय नागालैंड, मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, ये 5 स्टेट्स हैं इंडिया की जहां पे या तो पार्शियली लगा हुआ है या फिर फुली लगा हुआ है अफ्स्पा। अब करता क्या है अफ्स्पा? अफ्स्पा से ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन कह क्या रहे हो ये बात, जरा बात समझाएं। अफ्स्पा क्या करता है? ये आर्मी ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स को, सोल्जर्स को परमिशन देता है। What the AFSPA does, it gives powers to the military officers, to the soldiers, to arrest anyone without a warrant। वो किसी भी घर में घुस सकते हैं सर्च करने के लिए बिना किसी वारंट के। अगर उनका मन करे तो वो कोई भी 5 लोगों से अधिक की किसी भी गैदरिंग को रोक सकते हैं। कोई उसके लिए स्पेशल नहीं है, मतलब अगर कहीं किसी भी एरिया में अफ्स्पा लगा हुआ है तो वहां पे कोई भी मिलिट्री ऑफिसर किसी के भी घर में घुस के सर्च कर सकता है, वो किसी को अरेस्ट कर सकता है। ओपन फायर ऑन डिस्टर्बिंग फैक्टर्स आफ्टर गिवन ड्यू वार्निंग। अगर उनको लगता है कि कुछ समस्या खड़ी हो रही है, कुछ पथराव होने की संभावना है, तो बस एक बार वार्निंग देनी है और मिलिट्री ऑफिसर्स वहां पे उस समय सिविलियंस के ऊपर गोली चला सकते हैं। यूज फोर्स टिल डेथ ऑन अ पर्सन हु इज ए रिपीट ऑफेंडर एंड ट्राइज टू डिस्टर्ब द पीस ऑफ द एरिया। ऐसे में देखिए आप, अगर जो नॉर्मल एरियाज है, लेट्स से कि हम दिल्ली के बारे में बात करते हैं जहाँ पे अफ्स्पा नहीं लगा हुआ है, वहाँ पे अगर कोई क्रिमिनल है, वो चोरी करता है, वो 6 महीने जेल चला जाएगा, फिर चोरी करता है, फिर 6 महीने जेल चला जाएगा, फिर चोरी करता है, फिर 6 महीने जेल चला जाएगा। वो कितनी बार भी रिपीट ऑफेंडर कर ले, पुलिस वाला उसको बस नॉर्मल जेल ले जाके कोर्ट के अंदर खड़ा कर देगा। अफ्स्पा में, जहाँ जिस एरिया में अफ्स्पा लगा हुआ है, a military officer or a soldier can use force till death any house, then the site can be destroyed by the forces in which any militant or offender is hiding। इसीलिए आपने कभी कभी देखा होगा, क्योंकि कश्मीर में अफ्स्पा लगा हुआ है, तो यूजुअली जब एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस होते हैं, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस होते हैं, तो वो यूजुअली जब वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर टेररिस्ट घुस गए, तो वो फिर वो पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ा देते हैं, चाहे वो बिल्डिंग किसी की भी हो। फिर उसके बाद वो बिल्डिंग उड़ाने की उनके पास शक्ति है, वो लीगल है। Why? Due to the AFSPA. Any vehicle can be stopped and searched
मिलिट्री के द्वारा, लीगल एक्शन इज नॉट टेकन ऑन आर्म्ड फोर्सेस, और मोर इंपॉर्टेंटली एंड दिस इज व्हाट द ड्रैकोनियन पार्ट इज दैट, अगर कोई सोल्जर या मिलिट्री ऑफिसर कोई गलत एक्शन भी ले लेता है तो भी उनके अगेंस्ट किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो इस समय नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक कानून लगा हुआ है अफ्स्पा, जो कि वहां के मिलिट्री और आर्मी जो हमारे हैं, आर्म्ड फोर्सेस जो है, उन सबको ये सारी की सारी पावर्स देता है। बट रिसेंटली देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द नागालैंड, असम एंड मणिपुर जहां से ये हटाया गया है, यानी कि वहां पर अब जो सिचुएशन है, जो एरिया जो डिस्टर्ब हुआ करता था, वो बेसिकली थोड़ा सा बेहतर होता जा रहा है। द सिचुएशन इज एक्चुअली इंप्रूविंग नाउ। द नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन प्रीलिम्स वंस, सो इट इज हाईली, बट काफी 5-6 साल पहले पूछा गया था, और जो प्रीलिम्स है वो इस टॉपिक से ना बड़ा पसंद है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ ए प्रिविलेज्ड टॉपिक, इसके ऊपर रेगुलर क्वेश्चंस आ जाते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बेसिकली एक इंडेक्स है जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसने अगेन वो क्या करती है, वो सारे के सारे देशों को स्टडी करती है, कुछ डेटा के साथ स्टडी करती है, और उसके बाद वो लिस्ट लगा देती है कि कौन देश कितना करप्ट है। ठीक है, करप्ट का कराता है 180 कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर परसीव्ड लेवल ऑफ करप्शन इन द पब्लिक सेक्टर, और रेटिंग करती है, नंबर देती है सबको। जिसको 0 नंबर मिले वो विश्व का सबसे ज्यादा करप्ट कंट्री, और जिसको 100 नंबर मिले मतलब कि भाई दिस इज परफेक्ट, 0 करप्शन मैटर है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया वाला। तो 0 का मतलब करप्शन, फुल 100% करप्शन, और 100 का मतलब 0% करप्शन, 0% करप्शन, उल्टा कर दिया है ना। अब इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज करती है। इसमें जो सबसे बेहतरीन कंट्री है डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, नंबर 1 पर एकदम नंबर इनके आते हैं 89, 91, 92 कि भाई करप्शन है ही नहीं, दिल से ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंसी से काम करो। इंडिया की रैंक है 85th और अपने नंबर आए हैं 40। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं पर 40 हमारे नंबर है भारत के, काफी करप्ट देशों में माने जाएंगे। नीचे आते हैं ऐसे अफगानिस्तान, सोमालिया, कीनिया, ये जो सबसे लास्ट में है, बिल्कुल प्योर करप्ट, मतलब फुल करप्शन, मतलब कि बिना करप्शन के वहां पे काम ही नहीं होता। परंतु ये भारत करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर भारत का भी नंबर जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं है, 40 नंबर है, मतलब कि हमारा जो झुकाव है करप्ट कंट्री की तरह है। पिछले साल 86 थे। सो आई डोंट नो वेदर इट इज गुड कि हमने एक बढ़ा लिया। इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक एनजीओ है, ठीक है, इट्स एन एनजीओ जिसका ऑब्जेक्टिव है कि विश्व में से किस प्रकार से करप्शन खत्म किया जाए। तो उनको आइडिया लगाया कि हम खुद तो कर नहीं सकते हैं, तो हम लिस्ट बनाते हैं कि कौन करप्ट है कौन करप्ट नहीं। हो सकता है शर्मा शर्मी में लोग अपना कम कर ले। बर्लिन जर्मनी की ये एनजीओ है, जर्मनी के अंदर है, 1993 में बनी थी। करप्शन को एंड करें, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाएं। 2 पब्लिकेशन आती है इसकी, एक तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स और ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर। यही याद रखना है। एक क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन वो जरूर आएगा कि ये पब्लिकेशन है, इसको कौन पब्लिश करता है। ये यूपीएससी को पिछले 10 सालों से बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है कि कोई इंटरनेशनल पब्लिकेशन को उठाते हैं एंड देन दे आर लाइक टू आस्क कि कौन कर रहा है इसको पब्लिकेशन। सो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर को कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। दैट इज द ओनली क्वेश्चन दैट एक्चुअली दे माइट एक्चुअली एंड अप आस्किंग। The PDFs will actually be available on the Telegram channel. I'll send you the Google form. आप उसको fill कर दीजिएगा, उसमें आपको इसके PDF मिल जाएंगे. If you have certain questions related to the Lakshya series, you can also ask me on the Instagram. Have a nice day. Till we meet tomorrow.